नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समाकलन वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु। शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण कैसे होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, कौन सी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की होती है और उनमें सांद्रता और समय के मध्य किस प्रकार के आरेख होते हैं, उनका अवलोकन हमने पिछली क्लास में किया। आज की क्लास में हम समाकलन वेग समीकरण पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण और उसका अर्ध आयु काल किस प्रकार का होता है, और उसके अलावा सांद्रता और समय के मध्य प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण आरेख किस प्रकार का प्राप्त होता है वेग समीकरण के अनुसार, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा के तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रथम घातांक, अभिकारकों की पूरा लिख दे तो सांद्रता के प्रथम घातांक, अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे ये हमने ली एक अभिक्रिया जिसमें आर अभिकारक क्रिया करके पी का निर्माण करते हैं। ये एक अभिक्रिया जिसमें आर अभिकारक अभिक्रिया करके पी का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो आप ये कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं वेग वेगजक के अनुसार कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रता की घातांक प्रथम। समानुपाती का साइन हटाओगे तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो आर बराबर के इंटू अभिकारकों की सांद्रता की घातांक 1। इसको समीकरण नंबर पढ़ा 1। इस समीकरण को पढ़ा जाता है वेग समीकरण। क्या पढ़ा जाता है? इसको वेग समीकरण पढ़ा जाता है। फिर इसमें हम ये जानते हैं ये है अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यह है अभिक्रिया का वेग आर का मतलब अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन आर। ये जो अभिक्रिया का वेग है वो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग परिवर्तन होता है। अभिकारकों की सांद्रता के अनुसार लिखेंगे तो हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का अपघटन होता है, तो इस आर वेग की जगह हम ये कह सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता में हुआ अल्प परिवर्तन अपन उस परिवर्तन के दौरान लगा समय बराबर के इंटू अभिकारकों की सांद्रता की घातांक 1। इसको समीकरण नंबर पढ़ लिया 2 और इसको पढ़ा जाता अवकलन समीकरण। अवकलन समीकरण वो तो था वेग समीकरण और ये कैसा समीकरण है? अवकलन समीकरण। इस dt को इस तरफ भेज देते हैं, r को इस तरफ भेज देते हैं। जो माइनस है उसको प्लस कर दिया, प्लस वाले को हमने क्या मान लिया? माइनस। तो इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है dr अपॉन r बराबर माइनस का k डॉट dt। इसको समीकरण नंबर 2 के बाद में पढ़ लिया आपने 3 और इस 3 का समाकलन करते हैं। समीकरण 3 का समाकलन करने पर इस तीसरे समीकरण का समाकलन करेंगे तो समाकलन करोगे तो इस तरफ तो समाकलन करना है dr अपॉन r का बराबर माइनस का k स्थिरांक के कॉमन आ जाएगा, दूसरा समाकलन करना है dt का। dr अपॉन r का समाकलन करते हो तो आप जानते हो इसकी जगह आ जाएगा log r। r का मतलब है अभिकारकों की सांद्रता माइनस का k और dt का समाकलन करोगे t और एक आ जाएगा स्थिरांक जिसको समाकलन स्थिरांक भी पढ़ते हो। ये समीकरण नंबर हो गया 4।
इसमें आपने एक कंडीशन ले ली कि यदि t बराबर 0 सेकेंड पर जहां अभिक्रिया की शुरुआत होती है, यहाँ अभिकारकों की सांद्रता log बेस पर r है, वो log बेस पर r नोड के तुल्य है। ln बेस पर किसके तुल्य है? r नोड के तुल्य है। अगर ये इसके बराबर है तो इसमें क्या हो जाएगा? ln बेस पर r की जगह क्या हो जाएगा? r नोड बराबर माइनस का k, t की जगह क्या हो जाएगा? 0। और ये क्या प्राप्त हो गया आपको? c। 0 को किसी संख्या से करोगे तो जून 0 मान ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ln बेस पर r नोड है, वो किसके तुल्य हो गया? c के तुल्य हो गया। इसको समीकरण नंबर दे दिया आपने 5। इस c का मान मीन समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 का मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर 5 का मान अगर 4 में रखोगे तो आपको क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगी? ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। वापस समीकरण 4 ये रही, ln बेस पर r बराबर माइनस का के टी प्लस सी की जगह आ जाएगा ln बेस पर r नोट। ये समीकरण नंबर 5 के बाद में आ गई 6 नंबर। इसको इस तरफ भी लेके जाओगे, पक्षांतरित करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा। ये पढ़ लिया आपने के टी बराबर ln बेस पर r नोट माइनस ln बेस पर r। फिर आप इसको परिवर्तित करोगे, इसको समीकरण नंबर दे दिया 6 के बाद में, ये समीकरण नंबर 5 थी, ये 6 के बाद में ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 7। अगर इस t को इस तरफ स्थानांतरित करते हो या फिर इसको पहले पढ़ लिया log a माइनस log b बराबर होता है log a अपॉन b, तो इसको के टी बराबर ऐसे भी पढ़ सकते हो ln बेस पर r नोड अपॉन r। r नोड का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता, r का मतलब है t समय पश्चात सांद्रता। 7 के बाद पढ़ ली इसको 8, कोई समस्या नहीं। ln बेस को log 10 में बेस में बदलोगे तो 2.303 से गुणा किया जाएगा और t को या k को उस तरफ भेज दोगे तो t बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन k। log का आधार है, अब कितना हो जाएगा 10। r नोड मीन्स अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता अपॉन r t समय पश्चात अभिकारकों की सांद्रता। ये समीकरण नंबर हो गया 8 के बाद में 9। इन सभी समीकरण को संयुक्त रूप से आप पढ़ सकते हो समाकलन समीकरण। ये जो समीकरण प्राप्त हुई उनमें से कोई भी समीकरण पढ़ो, ये है समाकलन वेग समीकरण। कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। इसमें कौन सी संख्या किसको प्रदर्शित करती है? तो k का मतलब तो हुआ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, t का मतलब हुआ प्रथम कोटि अभिक्रिया के दौरान लगा समय, r नोड का मतलब हुआ प्रारंभिक सांद्रता अभिकारकों की, r का मतलब रिजेंट है उसकी प्रारंभिक सांद्रता, और r का मतलब है अंतिम सांद्रता, t समय पर अभिकारकों की सांद्रता। ये इसमें प्रयुक्त होने वाले संख्याएं। अब इससे संबंधित वही, जैसे ये समाकलन वेग समीकरण बना, अब इससे संबंधित वही प्रश्न आता है कि सांद्रता और समय के मध्य आरेख खींचो प्रथम कोटि अभिक्रिया के। किन किन के मध्य? सांद्रता और समय के मध्य, समय के मध्य सांद्रता और समय के मध्य आरेख खींचोगे तो समीकरण नंबर प्रयुक्त होगी आपकी 6, जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये आपने ले लिया, देखो सांद्रता और समय के मध्य आरेख, एक तरफ ले लिया एक्स अक्ष और एक पर वाई अक्ष। यहाँ पर एक्स पर तो ले लिया आपने समय को प्रदर्शित कर दिया, वाई अक्ष पर प्रदर्शित कर दिया आपने सांद्रता। सांद्रता का मतलब है ln बेस पर r। अगर इन दोनों के मध्य आरेख खींचते हो तो ये समीकरण है ln बेस पर r बराबर माइनस का के टी प्लस ln बेस पर r नो। इस समीकरण को पढ़ो तो इस समीकरण को आप ऐसे पढ़ सकते हो y बराबर mx प्लस सी, y बराबर
एम एक्स प्लस सी प्रकार का आरेख है। एम एक्स के लिए माइनस है तो माइनस का कर दो। इसमें जो अंतःखंड है, ये अंतःखंड तो प्रदर्शित करेगा एल एन बेस पर आर नोड को, फिर एक का मान बढ़ाओगे दूसरे के मान में क्या होगी, कमी। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो प्रदर्शित करेगा एल एन बेस पर आर नोड को, फिर एक का मान बढ़े जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे एल एन बेस पर आर की अभिकारकों की सांद्रता में कमी होगी। और इसका अगर ढाल की बात करोगे तो इसका ढाल है वो किसको प्रदर्शित करेगा, माइनस के को प्रदर्शित करेगा, वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करेगा। दूसरी अगर इसमें इस समीकरण के अनुसार, समीकरण 7 या 8 के अनुसार करें, जिसमें हम ये कह सकते हैं सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता परिवर्तन और समय के मध्य, और समय के मध्य, सांद्रता में परिवर्तन और समय के मध्य आरेख खींचेंगे तो वो इस प्रकार का होगा। सांद्रता में परिवर्तन और समय के मध्य आरेख खींचा तो ये एक अक्ष पर ले लिया y पर तो सांद्रता में परिवर्तन, दूसरे पर ले लिया समय, ये लिया समय, और ये ले लिया सांद्रता में परिवर्तन एल एन बेस पर आर नोड अपॉन आर। अब देखो ये जो समीकरण है वो किस प्रकार का है, ये समीकरण है y बराबर एम एक्स प्रकार का, एल एन बेस पर आर नोड बाई आर बराबर किसके है, के टी। आप ये कह सकते हो ये समीकरण है y बराबर एम एक्स प्रकार का। कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक का मान बढ़ाओगे तो दूसरे के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये हो गया सांद्रता और समय के मध्य आरेख। जैसा आपने शून्य कोटि में प्राप्त किया था वैसा ही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है। अब हम इसके बाद में अगली बात करते हैं, वो बात करते हैं अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल की परिभाषा दें तब तो हम ये कह सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता का आधा विघटित होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। तो आप ये कह सकते हो अभिक्रिया में या अभिक्रिया का वह समय जिस पर अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं, टी हाफ कहते हैं। ये अर्ध आयु काल की हो गई परिभाषा। अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलन समीकरण ले तो ये ले लिया प्रथम कोटि समाकलन समीकरण। प्रथम कोटि समाकलन समीकरण लास्ट समीकरण नंबर 9 को लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं कि टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस पर आर नोड बाई आर, यही तो है ना। अब इसमें आपने क्या कर दिया कि इसमें कंडीशन लगा ली, क्या कंडीशन लगाई इसके लिए यही लिख देते हैं, ये तो समाकलन समीकरण लिखने है ना, टी आपने टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस पर आर नोड अपॉन आर। यहाँ हमें कंडीशन लगानी है कि यदि जो समय है वो अर्धायु काल है और अभिकारकों की सांद्रता है log 10 बेस पर आप ये कह दो आर है, वो log 10 बेस पर आर नोड है, आर नोड बाई 2। अगर ये मान इस समीकरण में रखें दोनों तो आगे क्या समीकरण बन जाएगी, क्या आगे समीकरण बन जाएगी, टी की जगह तो लिख दिया टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के log 10 बेस पर आर नोड नीचे की तरफ हो गया आर नोड बाई 2। इस आर नोड से ये आर नोड क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 चला गया ऊपर, इसको ऐसे पढ़ सकते हो टी हाफ बराबर
2.303 अपॉन के log 10 बेस पर 2। log 10 बेस पर 2 का मान होता है 2.303। अगर वो मान इसमें रखोगे तो क्या बन जाएगा, टी हाफ बराबर 2.303 और log 10 बेस पर 2 का मान होता है 0.30, सॉरी कितना मान होता है 0.3010 अपॉन के। अगर इसको सरल करोगे तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन के। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण हो जाएगा और इसको समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलन वेग समीकरण से अर्ध आयु काल का सूत्र बन जाएगा और ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 10। अब एक बार आप पुनः दोबारा देखो, फिर हम बात करते हैं आगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु समाकलन वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके लिए समाकलन वेग समीकरण व्युत्पन्न करते हैं तो देखो, सबसे पहले हमने एक अभिक्रिया ली जिसमें आर अभिकारक क्रिया करके बनाते हैं पी। वेग समीकरण लिखें तो वेग समानुपाती होगा अभिकारकों की प्रथम घातांक के। समानुपाती का साइन हटाओगे तो वेग स्थिरांक आ जाएगा। इससे जो समीकरण बनेगी उसको कहेंगे वेग समीकरण। यह है अभिकारकों की सांद्रता, और अभिकारकों की सांद्रता है उसमें जो परिवर्तन लेना है, क्योंकि समाकलन वेग समीकरण कौन से परिवर्तन के लिए प्रदर्शित करते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग के लिए। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग में अल्प परिवर्तन होता है। अभिकारक की सांद्रता के लिए लोगे तो माइनस का उपयोग करोगे, अभिकारक के रूप में है आर, तो माइनस का डी आर अपॉन डी टी, अभिकारक का अपघटन बराबर के इंटू अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की प्रथम, अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घातांक। ये हो गया अवकलन समीकरण। इसमें इस dt को उस तरफ भेज दिया, r को यहाँ भेज दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया और माइनस की जगह प्लस कर दिया, यही समीकरण है, इसको बदल करके लिखा। अब इस समीकरण 3 का समाकलन किया, dr अपॉन r का समाकलन करोगे तो आ जाएगा log बेस पर r या ln बेस पर r, माइनस का k कॉमन आ जाएगा, dt का समाकलन करोगे तो हो जाएगा t और एक स्थिरांक आ जाएगा c। अगर आप प्रारंभ में शुरुआत में t बराबर 0 सेकेंड लेते हो तो लोग प्रारंभिक सांद्रता है आर नोट, वो आर के तुल्य हो जाएगी, आर है वो आर नोट के तुल्य हो जाएगी। ये मान अगर यहाँ रखोगे सी का मान, समाकलन स्थिरांक का मान है वो आ जाएगा ln बेस पर आर नोट। ये सी का मान इस समीकरण 4 में रखोगे तो आपको जो समीकरण प्राप्त होगी उसको कहेंगे समाकलन वेग समीकरण। ये परिवर्तित रूप है और ln बेस को log 10 बेस में बदलोगे 2.303 से गुणा किया जाता है। फिर सांद्रता और समय के मध्य आरेख खींचोगे तो वो इस समीकरण है वो y बराबर mx प्लस सी प्रकार की है। एक का मान बढ़ाओगे, पहले अंतःखंड प्रदर्शित करेगा, फिर माइनस के अनुसार एक का मान बढ़ने पर दूसरे के मान में कमी होगी। सांद्रता में परिवर्तन और समय के मध्य आरेख खींचोगे तो वो y बराबर mx प्रकार का आरेख है। एक का मान बढ़ाओगे दूसरे के मान में बढ़ती होगी। फिर बात करें अर्धायु काल की। अर्धायु काल का मतलब होता है जहां अभिकारकों की सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है या आधी रह जाती है। यह है समाकलन वेग समीकरण t बराबर 2.303 अपॉन के log 10 बेस पर r नोट अपॉन r। वहां पर t बराबर t हाफ और r बराबर r नोट बाई 2, ये दोनों मान इसमें रख करके सरल करोगे तो अर्ध आयु काल का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल t हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। ये हुई प्रथम कोटि अभिक्रिया, उसका समाकलन वेग समीकरण, उसमें सांद्रता और समय के मध्य आरेख और अर्ध आयु काल किससे कहते हैं और उसको निकालने का सूत्र। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल, ये तो हुआ प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण और उसका अर्ध आयु काल। समाकलन वेग समीकरण निकालने के लिए वेग स्थिरांक या समय की गणना किस प्रकार से करते हैं वो, उसके बाद में हमने बात की अर्धायु काल की जो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सांद्रता, समय, सांद्रता में परिवर्तन और समय के मध्य आरेख देखे। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया या के उदाहरण देखते हैं, कौन सी अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती है। तो सबसे पहले बात करें नंबर 1 पर, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का मतलब क्या होता है, C2H4, उसका H2 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई,
जब अभिक्रिया करवाई तो हाइड्रोजनीकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो गया एथेन C2H6। इसमें सबसे मोटी बात यह हो गई कि यह अभिक्रिया है वो गैसीय प्रवृत्ति की। कौन सी अभिक्रिया है? गैसीय अभिक्रिया। तो आप ये कह सकते हो गैसीय अभिक्रियाएं, गैसीय अभिक्रिया कौन सी कोटि की होती है? प्रथम कोटि की होती है। जो भी गैसीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद गैसीय प्रावस्था में वो प्रथम कोटि। इसके लिए वेग समीकरण लिखोगे तो इसके लिए R बराबर हो जाएगा K इंटू एथीन की सांद्रता। हाइड्रोजन की सांद्रता पर वेग निर्भर नहीं करेगा, ये इसका वेग समीकरण। R बराबर K C2H4 की सांद्रता की पावर 1, हाइड्रोजन की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। नंबर 2, N2O5 का तापीय अपघटन। N2O5 मोलों की संख्या है 2, उसका अगर हम तापीय अपघटन करते हैं 4 मोल प्राप्त होता है। NO2 के 1 मोल होता है ऑक्सीजन। इसमें भी अभिक्रिया की कोटि देखोगे, इसका पहले वेग समीकरण की बात करें तो R N2O5 के किसी एक मोल पर निर्भर करेगा, दूसरे मोल पर निर्भर नहीं करेगा, अर्थात इसके लिए डेल्टा N का मान देखोगे तो कितना होगा? 1 होगा। तीसरी बात करें नंबर 3 की, सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं, सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं, जितनी भी गैसीय अभिक्रियाएं होती है, जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं होती है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। नंबर 5, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। एस्टर का मतलब होता है RCOOR। उसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है अम्ल की उपस्थिति में, तो एक तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक बन जाएगा एल्कोहल C2H5OH। दोनों बन जाएंगे, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा और एक एल्कोहल बन जाएगा। इसमें भी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखोगे तो R बराबर K इंटू एस्टर की सांद्रता मीन CH3COOC2H5 इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, अर्थात इसमें भी अभिक्रिया की कोटि देखोगे कितनी प्राप्त होगी? 1। और जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है उनमें वेग स्थिरांक की इकाई होती है प्रति सेकंड। तो इस प्रकार की कोई भी अभिक्रिया है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का हुआ समाकलन वेग समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना और प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ये तो हुआ प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल, उदाहरण किस प्रकार के होते हैं वो। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण परिभाषा पूछी जाती है, वो पूछी जाती है छद्म एक कोटि अभिक्रिया। छद्म एक कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया या एक कोटि अभिक्रिया, नाम से स्पष्ट है कि इसकी कोटि तो होगी 1, बट अनुसंकेतता का मान 2 या 2 से अधिक होगा। तो परिभाषा के तौर पर ये कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि 1, कोटि का मान 1, व अनुसंकेतता का मान, अनुसंकेतता का मान 2 या 2 से अधिक होता है, उसे छद्म एक कोटि अभिक्रिया कहते हैं, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, छद्म का मतलब होता है झूठी, असत्य, और असत्य अभिक्रिया या असत्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया उसे कहेंगे जिसमें उसकी अणुसंकेतता का मान तो 2 या 2 से अधिक होता है परंतु कोटि 1 होती है, उसे छद्म एक कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इसके बात करें उदाहरण की, ऐसी अभिक्रिया कौन सी है, तो आप ये कह सकते हो एस्टर का अम्लीय जट अपघटन छद्म एक कोटि की अभिक्रिया है। एस्टर का मतलब होता है RCOOR,
आर इस पर डैश मान लिया आपने, इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाई, जल अपघटन किया, अम्ल की उपस्थिति में किया, तो एक तो बन गया RCOOH और एक बन गया R-OH, एक तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बन गया एल्कोहल। इसमें अभिक्रिया के वेग की बात करो तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, इसमें वेग समानुपाती होगा एस्टर की सांद्रता के प्रथम घातांक के और जल की सांद्रता के शून्य घातांक। समानुपाती का साइन हटाओगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा वेग बराबर के इंटू RCOOR डैश की सांद्रता की पावर 1, और अगर किसी की घातांक 0 होती है तो उसका मान हो जाता है 1। ये प्राप्त हो जाएगा वेग समीकरण। और इसमें डेल्टा एन का मान देखोगे तो इसमें डेल्टा एन का मान आपको कितना प्राप्त होगा 1, और इसकी अणु संख्या कितनी है 2। इस प्रकार की जो भी अभिक्रिया होती है उसे कहा जाता है छद्म एक कोटि अभिक्रिया। ये हुई प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण, छद्म एक कोटि अभिक्रिया। इससे अगली क्लास में हम प्रथम कोटि अभिक्रिया पर समाकलन वेग समीकरण पर न्यूमेरिकल सवाल और वेग समीकरण पर न्यूमेरिकल सवाल का अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये क्लास हमारी ठीक लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।